बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं देश की बात एपीएन पर और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में हुए निकाय चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। बताएंगे आपको कि आखिर क्या वजह रही है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बंगाल में जादू नहीं चला। वैसे साथ में ये भी बताएंगे कि आने वाली राह ममता बनर्जी के लिए भी आसान नहीं होगी। बताएंगे आपको कि बतौर राष्ट्रपति क्यों प्रणब मुखर्जी को दूसरा मौका देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है एनडीए, कौन सी मुख्य वजह है जो प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जा रही है, और कैसे बढ़ सकती हैं पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति की मुश्किलें। सुपरस्टार रजनीकांत की हो सकती है राजनीति में एंट्री, और यदि वो राजनीति में आते हैं तो किस दल को चुनेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बेहतर हो रही है कानून व्यवस्था, और 3 तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है महिलाओं को अधिकार देने का सुझाव। कुलभूषण जाधव मामले की भी चर्चा होगी, जिसमें कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाएगा। और हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने कुछ ऐसी कायराना हरकत जाधव के साथ कर दी है जिसकी भारत को आशंका है। गायों की बात करेंगे, गायों को लेकर गुजरात सरकार कैसे हुई है हाईटेक, और उन्हें बचाने के लिए कौन सी नई कोशिश कर रही है और कितना बजट रखा गया है इसके लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही चीन ने साउथ चाइना सी के एक विवादित चट्टान पर क्यों तैनात किए हैं रॉकेट लॉन्चर, और उसके क्या मायने निकाले जाए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे हम देश की बात में इतिहास की भी, और साथ ही याद करेंगे एक ऐसे निर्माता निर्देशक को जिनकी अमिताभ बच्चन से जोड़ी बेहद मशहूर रही, और अमिताभ बच्चन के हक में जितने सुपरहिट फिल्में रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश मेहरा को। उन्हें श्रद्धांजलि देंगे आज उनकी पुण्यतिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश की बात के इस नए सफर को। तथाकथित जासूसी का आरोप लगाकर पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 18 मई यानी कल अपना फैसला सुनाएगा। 15 मई को भारत और पाकिस्तान ने इस मामले में आईसीजे के सामने अपना पक्ष रखा था। हालांकि भारत ने अपनी दलील रखी थी कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहा है, और पाकिस्तान ने कहा था कि ये उसके आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इसमें आईसीजे दखल नहीं दे सकता। इस बीच भारत ने यह भी आशंका जताई थी कि हो सकता है कि कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान ने कुछ जबरदस्ती कर दी है। आपको दिखाते हैं कि कल जब इस मामले पे आईसीजे फैसला देगा तो क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या दलीलें हैं, क्या कुछ भारत के पक्ष में है। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए भारत ने पूरी ताकत लगा दी है। जाधव पर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के खिलाफ भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख करना पड़ा। मामले में 15 मई को हुई जोरदार बहस के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत 18 मई को जाधव को फांसी के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे सुनाया जाएगा। 15 मई को हुई बहस में भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सजा तुरंत स्थगित करने की मांग की थी, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर वैश्विक संस्था का राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। भारत ने पाकिस्तान पर वियना समझौते का उल्लंघन करने और बिना सबूत के जाधव को दोषी ठहराने के लिए बेतुका मुकदमा चलाने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 11 सदस्यीय जजों की बेंच जाधव केस की सुनवाई कर रही है। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से विदेश सचिव तहमीना जानजुआ पक्ष रखने के लिए वहां पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। बीएसएफ भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन यह 8 दिन में 8वां सीज फायर का उल्लंघन है। वहीं शोपियां जिले में भारतीय सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। खबर है कि वहां लश्कर के आतंकी छिपे हैं। सेना हर घर की तलाशी ले रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर स्थित भारतीय चौकियों पर फायरिंग हुई।
पाक की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। करीब 1700 लोगों को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान ने रात में राजौरी जिले में भी फायरिंग की। गोलीबारी आधी रात तक चलती रही। पाक रेंजर्स ने 15 से 16 मई की रात सीमावर्ती इलाकों और राजौरी जिले में 3 जगहों पर नागरिकों पर ओले बरसाए, जिसके चलते 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर जो खबर मिली है हमारे सोर्सेस के द्वारा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, इस खबर के ऊपर चलते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर बहुत बड़ा मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी कर रहे हैं। पुलिस और आर्मी ये दोनों का जॉइंट ऑपरेशन है और ये दिखाती है, ये इंसिडेंट दिखाता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कितना बढ़िया काम कर रही है। पाक ने 15 से 16 मई की दरमियानी रात नौशेरा के अंस भंडार इलाके में रात करीब 11 बजे हथगोले बरसाए। लाम और कालसिया इलाके भी इससे प्रभावित रहे। पाक की लगातार फायरिंग से अब तक 2000 से ऊपर परिवारों और 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। जिला प्रशासन ने मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत 1 लाख रुपए की मदद की है। जख्मी लोगों को भी मदद दी गई है। प्रशासन ने 25 और बिल्डिंगों को रिलीफ कैंपों के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पाक आर्मी ने छोटे और ऑटोमेटिक हथियारों से मंगलवार शाम को नौशेरा सेक्टर में भी अंधाधुंध फायरिंग की। मोर्टार भी बरसाए। शाम से शुरू हुई गोलीबारी आधी रात तक चलती रही। 13 मई को भी पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा में चौकियों को निशाना बनाया गया था। इससे पहले 15 मई को भी यहाँ युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था। पाक की तरफ से नौशेरा में LOC पर 16 घंटे फायरिंग की गई थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने 2015 और 2016 में रोज सीज फायर वायलेशन किया था। इन 2 सालों में पाक के सीज फायर वायलेशन में भारत के 23 जवान शहीद हुए। एक RTI के जवाब में गृह मंत्रालय ने ये बातें कही। 2012 से 2016 के दौरान जम्मू कश्मीर में 1142 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 236 जवान शहीद हुए और 90 नागरिक भी मारे गए। 2012 से 2016 के दौरान ही सुरक्षा बलों ने 507 आतंकियों को मार गिराया। गृह मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 449 और 2015 में 405 बार सीज फायर का वायलेशन किया। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारत निर्णायक जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब बात करते हैं बंगाल के निकाय चुनावों की। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं टीएमसी ने राज्य की 7 नगर निगम में 4 में जीत हासिल की है, जिनमें से पहाड़ी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार जीत हासिल की है। वहीं GJM यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग में बहुमत प्राप्त करने में उसे कामयाबी मिली है। बीजेपी महज 3 वार्ड में खाता खोल पाई तो कांग्रेस और CPM मिलकर एक ही सीट जीत पाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त की आशंका से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की जमकर मुखालिफत शुरू कर दी थी, लेकिन निकाय चुनाव ममता के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। 7 निकाय चुनाव में से टीएमसी को पुजाली, मिरिक, रायगंज और दोमकल में आधे से ज्यादा वार्डों में जीत मिली है। वहीं बीजेपी के सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग में बहुमत मिला है। पश्चिम बंगाल में 14 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपर बांग्ला यानी पहाड़ी क्षेत्र में टीएमसी को इतने बड़े स्तर पर कामयाबी मिली है। वहीं दार्जिलिंग नगर निकाय चुनाव में टीएमसी को GJM से एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। वहां 32 में से 31 सीटें GMM को मिली हैं। कुर्सियांग में 22 में से 18 और कलिम्पोंग में 20 में से 17 वार्ड में GMM प्रत्याशी विजयी हुए हैं। फिर भी ममता खुश हैं। ममता बनर्जी ने इस जीत से उत्साहित होकर ट्वीट किया है कि हमने दशकों बाद पहाड़ी क्षेत्र में जीत की शुरुआत की है और अब पहाड़ियां मुस्कुरा रही हैं। वाकई पहली बार ही पुजाली में टीएमसी को 12, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 वार्ड पर जीत मिली है। इसी तरह रायगंज के 27 में से 24, दोमकल के 21 में से 20 और मिरिक के 9 में से 8 वार्ड उसके हिस्से में आए हैं। इन चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी तक आपस में उलझी रही कांग्रेस और CPM मिलकर भी मुश्किल से 1 सीट जीत पाई, वो भी मुर्शिदाबाद जिले की दोमकल नगर निकाय की, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता है। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जीत के तुरंत बाद इस प्रत्याशी ने सत्तारूढ़ टीएमसी का दामन थाम लिया।
बुरी खबर बीजेपी के लिए ये रही कि पार्टी 7 नगर निकाय में महज 3 वार्ड में खाता खोल पाई है। हालांकि बीजेपी की जीत के अश्वमेध की पटाखा फहराने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नक्सलबाड़ी पहुंचे थे। नक्सलबाड़ी में बीजेपी के हुंकारों ने टीएमसी और वाम दलों को हैरान कर दिया था। शाह ने बंगाल पर बीजेपी विजय का ऐलान तक कर दिया था। जवाब में ममता ने दिल्ली की तख्त पर कब्जे की धमकी दे डाली थी। वहीं राज्य के कई इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के जरिए भी बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद ममता की लोकप्रियता कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। रजत मिश्रा के साथ मनीषा कौशल, एपीएन। उधर आज हम सुनिए सरकार में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के आक्रामक रणनीति के बावजूद पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में टीएमसी को मिली जीत ने नए सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहली बार विजय हासिल की है। वहीं बीजेपी केवल 3 वार्ड में ही अपना खाता खोल पाई है। वामदल और कांग्रेस की बात करें तो वहां पहले से ही मुर्दनगी छाई हुई है। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर हर चुनाव लड़कर जीतने का दावा कर रही थी। अब तो क्या समझा जाए कि 3 साल मोदी सरकार के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नाम का जादू उतरने लगा है? क्या अमित शाह की रणनीति अब बेअसर होती जा रही है? क्या ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है? क्या बीजेपी का पश्चिम बंगाल विजय का सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या वामगढ़ पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कामयाब अभी तो नहीं हो पाएगी? और इसके अलावा क्या ये समझा जाए कि बंगाल को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति पर बार बार सोचने की जरूरत है? इसी पर सुनिए आज का हमारा सुनिए सरकार। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में टीएमसी की जीत के कई मायने हैं। इससे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत की सांस ली है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की आगे की राह अब पहले की तरह आसान नहीं रहेगी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति ममता की लोकप्रियता के सामने बेहद कमजोर साबित हुई। लेकिन बीजेपी राज्य में अपने विस्तार की आक्रामक रणनीति अब बना रही है, और बनाए भी क्यों ना। वहीं वामपंथ से राज्य की जनता का मोहभंग हर चुनाव में जैसे बढ़ता जा रहा है। कम से कम इन चुनावों के नतीजे से ऐसा ही लग रहा है, और इसी का लाभ बीजेपी उठाना चाह रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि निकाय चुनावों का जो परिणाम है उसको देखकर अब बीजेपी खेमा भी गंभीरतापूर्वक अपनी रणनीति बदलने को सोच रहा है। अमित शाह ने नक्सलबाड़ी से चुनाव अभियान की शुरुआत कर वाम दलों के साथ ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश की थी। दशकों से वामपंथ के परचम लहराने वाले नक्सलबाड़ी में बीजेपी अपनी घुसपैठ का खंभा ठोककर पूरे देश को संदेश देने की कोशिश करती नजर आई थी। ममता की व्याकुलता भी खूब देखने को मिली। बीजेपी निकाय चुनाव में 3 वार्ड्स में खाता खोल पाए। बीजेपी की बद भले ही उड़ी हो, लेकिन इसके पहले कोंटाई दक्षिणी विधानसभा सीट के लिए हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी दूसरे पायदान पर रही और साफ तौर पर वाम मोर्चा और कांग्रेस से काफी आगे रही, जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बीजेपी का ये प्रदर्शन बताता है कि लेफ्ट का वोट शिफ्ट हो रहा है। 2016 में कूच विहार लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे में भी इसी तरह का बदलाव नजर आया। वामपंथ युवाओं, मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में नाकाम दिख रहा है। युवाओं को प्रेरित करने की क्षमता भी खत्म हो चली है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नव वाम बन गई हैं। जो वाम दल राज्य में टाटा को लाने के लिए लड़ रहा था, उसी वाम से टाटा के खिलाफ लड़कर ममता ने जनता को जीत लिया। ममता की लोकप्रियता दूसरी बार भी कम होती नजर नहीं आई। ममता के जमीन तैयार करने के बाद बीजेपी वहां सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रही है। हालिया दिनों में हुए दंगों में राज्य सरकार पर मुसलमानों का साथ देने के आरोप लगाए गए। रूपा गांगुली के साथ गई बीजेपी की टीम को दंगा पीड़ित इलाकों में जाने से रोकने को मुद्दा बनाया गया। लेकिन वाम के खाली जग को ममता ने भरा, तो ममता की जगह को भरने के लिए बीजेपी विशाल रणनीति बना रही है। क्योंकि वामपंथी विचारधारा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसलिए मोर्चे को अपदस्थ करने की कोशिशों के दौरान ममता और एनडीए के बीच भी जमकर प्यार पनपा था। लेकिन अब ममता का हिजाब पहनना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। नमाज अता करने को भी मुस्लिम परस्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। शारदा और नारदा के जरिए भी ममता पर शिकंजा कसने की कोशिशें भी रंग नहीं ला सकी। लेकिन अब
ममता का बीजेपी से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। वो दिल्ली दरबार की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता की कोशिशों में लग चुकी हैं। सोनिया गांधी से मुलाकातें, बातें हो रही हैं, तो सीताराम से लाल सलाम भी किया गया, लेकिन कॉमरेड अपना किला हारने का गम भूल नहीं पाए और ममता से गाल फुलाए बैठे हैं। लेकिन एक बात तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मंसूबों को कामयाब न होने देने में टीएमसी और वाम दल अलग अलग ही सही पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बीजेपी बहुत तेजी से राज्य में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी पूर्वी बंगाल से आए मुसलमानों को लेकर ममता पर तुष्टीकरण के आरोप से राज्य के हिंदू बंगालियों और खासकर दलितों को लुभाने में लगी है। देखना ये है कि वहाँ मोहल्लों के मैदानों में जहाँ कल तक लाल झंडा लहराता रहा है, वहाँ टीएमसी का झंडा उतारकर भगवा झंडा कब चढ़ाया जाएगा। अंशुमान त्रिपाठी, EPN। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जहां विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी को लग रहा है कि इस बार वो अपने दम पर राष्ट्रपति चुन सकती है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि बीजेपी विपक्ष से किसी तरह का समझौता या मान मनोबल करेगी। खबरों के मुताबिक जहां विपक्ष प्रणब मुखर्जी को दूसरा मौका देने के लिए विचार करती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी की पसंद इससे अलग है और इसके कई कारण भी हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष ने अभी तक राष्ट्रपति के नाम का कोई ऐसा विशेष व्यक्ति को नहीं चुना है और इस पर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने भी आम राय बनाने की बात कही, लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रणब मुखर्जी को दोबारा समर्थन करे। इसकी जगह वो अपने किसी नेता को मैदान में उतारना पसंद करेगी। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण है जो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पक्ष में जाते हैं। दरअसल इतिहास में पहली बार है जब किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का मौका मिलेगा। पहली बार आरएसएस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई में बड़ी जीत मिल सकती है। वाजपेयी सरकार को गैर राजनीतिक एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना पड़ा क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं था। वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और एआईडीएमके से समर्थन के संकेत मिलने के बाद मोदी सरकार के पास बहुमत है। कांग्रेस ने भी कलाम को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की बजाय प्रतिभा पाटिल को प्राथमिकता दी थी। इसके अलावा खुद प्रणब मुखर्जी भी तभी मैदान में उतरेंगे जब उनके नाम पर आम राय हो, जिसके फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। नंबर जुटाने की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल कर संदेश दिया कि बीजेपी अपने नेता को राष्ट्रपति बनाने के लिए बेहद गंभीर है। एमपी झारखंड में राज्यसभा की सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने जोर लगाया और झारखंड में एक अतिरिक्त सीट जीती। मनोहर पर्रिकर, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रपति चुनाव तक संसद से इस्तीफा न देने को कहा है। वैसे कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत कई विपक्षी दल इस बार राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारने की संभावना पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पलड़ा एनडीए का भारी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बात अब रजनीकांत की कर लेते हैं। इष्ट की राजनीति की सुपरस्टार ममता बनर्जी के बाद अब साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की भी चर्चा है। दक्षिण भारत में अभिनेताओं के नेता बनने की पुरानी परंपरा रही है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम अभिनेताओं ने खादी पहनी है। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन हो या फिर जयललिता या फिर आंध्र प्रदेश से आने वाले एनटीआर या चिरंजीवी, सबने राजनीति के क्षेत्र में अहम स्थान हासिल किया और गौरतलब है कि जनता भी इन्हें नेता के तौर पर भी बेहद पसंद करती है। इन सब के बीच साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत ने खुद को न सिर्फ सियासत से अब तक दूर रखा, बल्कि राजनीति में आने का कभी कोई संकेत भी नहीं दिया। लेकिन अब रजनीकांत ने सियासी मैदान में उतरने के संकेत दे दिए हैं और स्पष्ट किया है कि ईश्वर जो चाहेगा, जिस भी भूमिका में चाहेगा, वो वही भूमिका निभाएंगे। और इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई कि साउथ का ये सुपरस्टार किसी पार्टी के साथ अपनी सियासी पारी शुरू करेगा या कुछ अलग करेगा।
बीजेपी से भी उनकी नज़दीकी काफ़ी चर्चा में रही और इस बाबत जब रजनीकांत से पूछा गया तो वो हंसकर टाल गए, जिसके कई मायने निकल रहे हैं। अभिनेता रजनीकांत के चाहने वालों की कमी नहीं। लोग उनके दीदार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये अभिनेता अब नेता बनने की तैयारी में। रियल लाइफ में सुपरहिट रजनीकांत के दिए संकेतों के बाद अब उन्हें अपने खेमे में करने के लिए सियासी दौड़ भी शुरू हो चुकी है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि अगर वो राजनीति में आने का फैसला करते हैं तो पैसा बनाने वाले लोगों से दूर रहेंगे। इस बयान के बाद अब उन पर सियासी डोरे डाले जाने लगे। रजनीकांत ने 8 सालों के बाद चेन्नई में अपने प्रशंसकों के लिए दरबार आयोजित किया। उन्होंने कहा कि 21 साल पहले डीएमके गठबंधन का समर्थन कर उन्होंने गलती की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया। उनके बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डीएमके को लेकर उनका बयान जहां उन्हें इस खेमे में जाने से दूर करता है, तो वहीं जय ललिता के बाद एआईएडीएमके में पड़ी फूट ने उसे कमजोर कर दिया है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक बीजेपी में जाना रजनीकांत के लिए मुफीद हो सकता है। मैं एक पुख्ता इंसान हूं, पर हूं एक मशीन। राजनीति में पैसा बनाने वालों के खिलाफ बोलकर उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया। Sir, your fans want you to enter politics. You're still making them to wait. Will you enter politics? Are you considering Actually, it, sir? what I have to convey, I conveyed day before yesterday. All right, and I have nothing more to say at present. खबरों के मुताबिक 66 साल के रजनीकांत पिछले 3 सालों के दौरान बीजेपी के बहुत मंत्रियों के साथ संघ के नेताओं से भी मिलते रहे। बीजेपी आने वाले सालों में उन्हें पार्टी के संभावित चेहरे के तौर पर देख रही है। रजनीकांत के प्रशंसकों की बड़ी संख्या और सभी जातियों में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। तो रजनीकांत कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा फिल्मों में माना जाता है, लेकिन हमारी सरकार भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार हर मोर्चे पर कुछ न कुछ करते हुए दिखना चाह रही है या फिर करके सफलता पा चुकी है, ऐसा बताना चाह रही है। भारत में घरेलू परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को भी तेज गति देने और देश के परमाणु उद्योग को तेजी प्रदान करने की पहल करते हुए अब मोदी सरकार ने 10 स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार अब सत्ता में आने के 3 साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ये पहली परियोजना है। इस परियोजना के जरिए 30,000 से भी ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, ऐसा सरकार का दावा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 10 स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की मंजूरी दी गई है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स लगाने की मंजूरी भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को फास्ट ट्रैक पर ले जाने की ओर एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इन रिएक्टर्स के जरिए 7,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। ये क्लीन एनर्जी पैदा करने में मदद करेगा। वास्तव में आज के दिन हमारे पास 6,780 मेगावाट की न्यूक्लियर ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, और अब ये 7,000 और कैपेसिटी न्यूक्लियर एनर्जी की देश में लगने जा रही है। भारत में अभी 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट काम कर रहे हैं। इनसे 6,780 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसके अलावा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के तहत 2021 से 2022 तक 6,700 मेगावाट बिजली पैदा की जाने लगेगी। लगभग 6,700 मेगावाट के और प्लांट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, कंस्ट्रक्शन चल रही है उनकी, जो 2021-22 तक लग जाएंगे। एक प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत भी परमाणु ऊर्जा के स्रोत बना सकता है और इस भारत में क्षमता है, ये अब पहचाना जाएगा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर पूरी तरह देश में निर्मित न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसे मेक इन इंडिया फ्लैगशिप के तहत पूरा किया जाएगा।
करीब 70,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की मदद से देश की न्यूक्लियर इंडस्ट्री का चेहरा बदलने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और प्रधानमंत्री मोदी की ये सरकार जो 3 साल अपने पूरे कर रही है, कई तरह की सफलता और विफलताओं की कहानी कह रही है। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बाद अब बात गुजरात सरकार के फैसले की करते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य की दुधारू गायों पर नजर रखने के लिए GPS चिप लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने 2.78 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। भले ही गायों के आधार कार्ड बनाने का फैसला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया हो, लेकिन गुजरात में गायों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। गुजरात में दुधारू गायों पर नजर रखने के लिए गुजरात गौ सेवा एवं गोचर विकास बोर्ड उनमें GPS चिप लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2,78 लाख रुपए देने के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के पहले चरण में 50,000 गायों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यानी RFID लगाई जाएंगी। इस डिवाइस में गाय की पहचान संख्या, हेल्थ रिकॉर्ड और प्रसव से संबंधित जानकारियां भी होंगी। खबरों के मुताबिक RFID किट में माइक्रोचिप होगी, जिसे गाय के कान में लगाया जाएगा। माइक्रोचिप में गाय की नस्ल, उम्र, दूध की मात्रा और मालिक का नाम जैसी जानकारियों को स्टोर करके रखा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए बोर्ड ने गुजरात इन्फो पेट्रो लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। बोर्ड के मुताबिक 200 से ज्यादा गौशालाओं में पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ इसी तरह के मामले में केंद्र सरकार ने गायों की सुरक्षा और देखरेख को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम योजना की जानकारी दी थी। सरकार ने कहा था कि वो गायों के लिए भी आधार कार्ड जैसी योजना लागू करना चाहती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वो आधार जैसी व्यवस्था के जरिए गायों की लोकेशन का पता करना चाहती है। सरकार का तर्क था कि इससे गायों की तस्करी पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देखो, जहां देश के कई हिस्सों में अब भी लड़कियों के स्कूल जाने या घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, उसी देश में लड़कियां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती नजर आ रही हैं और उनका ये संघर्ष सफल भी हो रहा है। हरियाणा के एक गांव की बेटियों ने अपनी शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 7 दिन के संघर्ष के बाद उन्हें जीत मिली। हालांकि ये खबर सुकून दे रही है कि हमारी लड़कियां संघर्ष कर सकती हैं, पर वहीं पर एक सवाल भी उठा रही है कि लड़कियों को अभी भी अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा में बेटियों के आंदोलन ने सरकार को झुका दिया और अपनी मांगे मानने पर मजबूर कर दिया। रेवाड़ी के गोटरा टप्पा गांव में राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक करने पर सरकार राजी हो गई। प्रशासन ने 7 दिन से धरने पर बैठी छात्राओं को जूस पिलाकर उनका धरना खत्म कराया और सरकार का फरमान सुनाया। तो सरकार ने इसको ऑफिशियली स्कूल को अपग्रेड कर दिया है। ये लेटर, ये नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ और ये लेटर में देना चाहूंगा, स्कूल जो है सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। शुरुआत में तो खट्टर सरकार ने छात्राओं के गांधीवादी तरीके से हो रहे विरोध को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार उनकी हिम्मत के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। अपनी सुरक्षा और शिक्षा को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन सरकार झेल नहीं पाई। छुट्टी होकर हम राजनीतिक लड़ रहे हैं। 14 साल की एज में हम क्या करेंगे राजनीतिक लड़के? जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या से आएगा हमारे पास राजनीतिक? तो आके देंगे ना हमें सुरक्षा। हम बाहर बैठे बैठे थोड़ी ना सुरक्षा मिलती है। आप कर दे हमें सुरक्षा, हम यहाँ से उठ जाएंगे। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है। उच्च शिक्षा के लिए गांव की लड़कियों को 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इससे न सिर्फ उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी बल्कि मंचलों की छेड़छाड़ का शिकार भी होना पड़ता था। इसके खिलाफ छात्राओं ने आंदोलन किया और बेटियों के संघर्ष के आगे सरकार को हार माननी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ता में आए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। सोमवार रात को मथुरा में 2 कारोबारियों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और DGP सुलखान सिंह को परिवार वालों की नाराजगी
झेलनी पड़ी। श्रीकांत शर्मा यहाँ से विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना के लिए गुस्सा जनता का झेलना पड़ेगा। मथुरा में 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के दर्द पर मरहम लगाने पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और प्रदेश पुलिस के मुखिया सुलखान सिंह को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पीड़ितों के परिजनों ने मंत्री से यूपी पुलिस की शिकायत की। कहा, वारदात के वक्त लोग पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची। पीड़ित परिवार और वहां मौजूद लोगों ने ऊर्जा मंत्री को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खूब खरी खोटी सुनाई। पीड़ित परिवार ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की। 10 बार कहा कि आप मुआवजा दे रहे हैं उनको, बच्चों को कुछ समझें, लेकिन उन्होंने फिर आश्वासन देके वो अब जा रहे हैं। इसकी फुटेज आप देख लीजिए, वो जा रहे हैं बिल्कुल शांति से। आईजी साहब बैठे हुए, डीजीपी साहब भी बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी इस तरह का उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। सांत्वना देके अब वो चले जाएंगे। दोनों सर्राफा व्यापारियों की हत्या की पूरी वारदात वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। दोहरे हत्याकांड से नाराज व्यापारी संगठनों ने दोषियों के पकड़े जाने तक जिले के सभी बाजारों को बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जर्जर व्यवस्था हमको विरासत में मिली है और उसको सुदृढ़ करना, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना आदित्यनाथ योगी जी की सरकार की प्राथमिकता है। डीजीपी साहब इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो दरिंदे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मथुरा के कोयला गली इलाके में सोमवार रात को 2 ज्वेलर्स से 4 करोड़ के गहने लूट लिए गए थे। विकास अग्रवाल और मेघ अग्रवाल की हथियार बंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। पुलिस ने 8 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सहारनपुर, संभल और फिर मथुरा में सर्राफा व्यापारी की दुकान में बदमाशों का धावा और अब राजधानी लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में IAS अधिकारी अनुराग तिवारी का शव मिलना राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अनुराग यूपी के बहराइच के रहने वाले थे और मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अनुराग इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो 2007 बैच के IAS रहे थे, कर्नाटका कैडर से। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में कर्नाटक कैडर की IAS का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजधानी में एक IAS अधिकारी की मौत से योगी सरकार पर और सवाल खड़े हो गए। IAS अधिकारी अनुराग तिवारी का शव मीराबाई गेस्ट हाउस के बाहर मिला। जिस दिन अनुराग का शव मिला उस दिन उसका जन्मदिन भी था। पुलिस के मुताबिक अनुराग की नाक से खून बह रहा था। पहली नजर में डॉक्टर्स ने उनकी मौत ट्रॉमेटिक इंजरी यानी अचानक हार्ट अटैक या चक्कर आने से होना बता रहे हैं। ट्रॉमेटिक इंजरी का अर्थ होता है कि कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई इस तरह की चीज, कोई सर पर अचानक कोई कन्वर्जन हुआ, चक्कर आया उसके कान गिरने से। 2007 बैच के कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी अनुराग तिवारी बेंगलुरु में फूड और सिविल सप्लाई के कमिश्नर पद पर तैनात थे। अनुराग की शादी 2008 में हुई और इसके 1 महीने बाद ही तलाक हो गया। मृतक IAS के पिता ने आरोप लगाया कि अनुराग को उनकी ईमानदारी के चलते निशाना बनाया गया। IAS थे लेकिन वो 1 पैसे भी घूस नहीं लेते थे और इसीलिए तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो बहुत ही त्रस्त थे। उन लोगों ने किसी तरह से इनका मर्डर कराया है। अनुराग मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करके लखनऊ आए थे। यहाँ वो हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 19 में 2 दिन से रुके थे। गेस्ट हाउस के पास सड़क के किनारे से ही उनकी लाश मिली। बहराइन से फहीम किदवई के साथ लखनऊ से सिराज अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात करते हैं बीजेपी और आरजेडी के बीच हुई झड़प की। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेता सुशील मोदी के लालू यादव के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों से नाराज होकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। इस पूरी घटना के लिए बीजेपी ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लालू परिवार और बीजेपी के लगाए आरोपों के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पटना में बीजेपी दफ्तर के पास जुटना शुरू हो गए।
इस दौरान उन्होंने सुशील मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कार्यालय में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है और पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की जानकारी में ये शर्मनाक और कायरतापूर्ण हरकत हुई है। नीतीश जी मुश्किल से आधे फरलांग की दूरी पर चाणक्य होटल में बैठकर भाषण दे रहे हैं। क्या पुलिस को नहीं जानकारी थी? और पुलिस ने रोका क्यों नहीं? जुलूस कैसे निकलने दिया? बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के इस हंगामे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संरक्षण हासिल था। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी झड़प हुई। लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या उनके लोग बीजेपी के दफ्तर पर हमला करेंगे और नीतीश जी की सरकार देखती रहेगी? टीवी पर साफ आ रहा है कि पुलिस वाले भी थे वहां पर, तो उसको रोकने की गंभीर कोशिश क्यों नहीं की गई? लालू यादव और उनका परिवार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेता सुशील मोदी के निशाने पर है। सुशील मोदी आए दिन लालू और उनके परिवार पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बिहार में अपनी हार को बीजेपी अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाई है और इसी वजह से शायद गाहे बगाहे जब भी मौका मिल रहा है नीतीश कुमार को निशाने पर लेने से नहीं चूक रही है और इसके लिए सबसे सॉफ्ट निशाना लालू प्रसाद यादव हैं और बार बार सुशील मोदी लालू प्रसाद यादव को विभिन्न विवादों में खींच रहे हैं और शायद अब धीरे धीरे ये गुस्सा आरजेडी कार्यकर्ताओं का बढ़ता जा रहा है और बीजेपी इस मौके का भी लाभ उठाना चाह रही है। उधर सीबीआई की छापेमारी के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी और सीबीआई के बाद अब सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ा सकता है। इस संबंध में सीबीडीटी चेयरमैन ने पीएमओ के साथ एक मीटिंग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल पहले कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी जानकारियां बटोरनी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद जो नई जानकारियां मिली हैं, उनके आधार पर अब आयकर विभाग केस को नए सिरे से आगे बढ़ाएगा। चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के 8 ठिकानों पर छापेमारी के बाद सीबीआई इस मामले में कार्ति से पूछताछ कर सकती है और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मंगलवार को रेड की गई। आरोप है कि 22 सितंबर 2008 को कार्ति के एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की आईएनएक्स मीडिया की ओर से 35 लाख रुपए मिले थे। इस कंपनी ने उस दौरान $220 मिलियन के विदेशी निवेश की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। ठीक उसी दिन आईएनएक्स मीडिया ने नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को 60 लाख रुपए दिए थे। इसी दौरान पी चिदम्बरम विभाग के मंत्री भी थे। सीबीआई के संयुक्त निदेशक विनीत विनायक का कहना है कि कानून के मुताबिक और समयानुसार जरूरी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। केस दर्ज कराने के साथ ही कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया कंपनी आईएनएक्स की एफआईपीबी मंजूरी दिलाने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अपने बेटे कार्ति के साथ सांठगांठ की भी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पर इस पूरी खबर में ये समझ में नहीं आया कि सीबीडीटी जो एक स्वायत्त संस्था है और उसे आखिर पीएमओ के साथ बैठकर इस पूरे मामले पर सलाह लेने की क्या जरूरत थी। इसके मायने चाहे कुछ भी निकलते हो, हम आगे नेशनल टॉप 5 आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको हम ये बताएंगे कि राम जेठमलानी जो अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के बीच डिफेमेशन का जो केस चल रहा है उसे लड़ रहे हैं, तो क्या वो वाकई केस लड़ रहे हैं या फिर वो निजी लड़ाई लड़ रहे हैं जेटली के साथ, और उन्होंने जेटली को किस भाषा से संबोधित किया जिसे जेटली को कहना पड़ा कि आप इसे वापस लें नहीं तो मैं डिफेमेशन की रकम बढ़ा दूंगा। आगे जरूर देखिए खबर, लेकिन अभी देखिए नेशनल टॉप 5। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसे कर चोरी करने के उद्देश्य से बेस इरोजन और लाभ स्थानांतरित करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई।
400 करोड़ रुपए के कथित टैंकर घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार से पूछताछ की है। एसीबी ने पिछले सप्ताह ही वैभव को समन भेजा था। एसीबी ने इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ही दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का भी बयान रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने केजरीवाल सरकार पर घोटाले की जांच में देरी करने का आरोप लगाया था। अपराध को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारियों के तैनाती स्थल को बदलकर नई तैनाती दी गई है। इस फेरबदल में 67 आईपीएस अफसरों का स्थानांतरण किया गया। इससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों का तबादला किया गया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कैंसर पीड़ित 13 साल की बच्ची का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इलाज को लेकर बच्ची अपने बेरहम पिता से फरियाद करती नजर आ रही है। बाद में इस बच्ची की मौत भी हो गई। साईश्री नाम की बच्ची के फरियाद करने का ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। ऐसा बताया जा रहा है कि साईश्री के इलाज में कमी के चलते उसकी जान गई। दरअसल पिता खर्च की वजह से बेटी का इलाज नहीं कराना चाहता था। भारतीय नेवी के आईएनएस शारदा ने समुद्री डाकुओं से लड़कर कुछ लोगों को लूटने से बचाया। आईएनएस शारदा ने जिस जहाज को पकड़ा वो पश्चिमी अफ्रीका के देश का था। उसका नाम एमवी माउंटबेटन है। यह हादसा 16 मई को हुआ, जिसके बारे में भारतीय नेवी ने अभी जानकारी देते हुए वीडियो भी शेयर किया। नेवी ने बताया है कि लुटेरों के काफिले में 2 बड़ी और 8 छोटी नाव शामिल थी। उनमें से 3 भारतीय नेवी को आता देखकर भाग खड़े हुए। लुटेरों के इस ग्रुप को इंडियन नेवी मरीन कमांडो और हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया। अब न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरें ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कई दलीलें आज रखी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने कई सुझाव भी दिए। कोर्ट ने कहा 3 तलाक में महिला को मंजूर करने या न करने का अधिकार क्यों न दिया जाए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सती, बाल विवाह और विधवा विवाह पर रोक जैसी कई प्रथाओं पर कानून बनाकर रोक लगी है। ऐसे में इस 3 तलाक मसले पर भी कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 3 तलाक के मामले आधे फीसदी से भी कम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर बहस जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AIMPLB से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि महिला को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो एक साथ 3 तलाक देने पर तलाक को स्वीकार न करे। इस क्लॉज को निकाहनामे में भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 3 तलाक के फौरन बाद भी शादी नहीं टूट सकती। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को तभी लागू किया जा सकता है जब काजी इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर लागू करें। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किए गए एक फैसले के बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया था कि ट्रिपल तलाक एक पाप है और ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि मुसलमानों में एक साथ 3 तलाक वाले महज 0.4% मामले हैं। सिब्बल ने दलील दी है कि अगर कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल देता है तो ये घर के मामलों में दाखिल होने के जैसा होगा, यानी ये तरीका दूसरे मामलों पर भी जारी रह सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट के सामने कहा कि अगर 3 तलाक देने के बाद कोई पति अपनी पत्नी के साथ रहता है तो वो गुनाह होगा। सुनवाई के 5वें दिन केंद्र ने पूरी मजबूती से अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने रखा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र अभी ट्रिपल तलाक पर बहस कर रहा है, लेकिन वो तलाक के सभी मौजूदा तरीकों के खिलाफ है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ाकर विधेयक लाने को भी तैयार। केंद्र ने कहा कि ये मामला बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का नहीं है, ये एक धर्म के भीतर महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है। इस मामले में विधेयक लाने के लिए केंद्र को जो करना होगा वो करेगा, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। बात यह है कि वही मुद्दा अप्लाई करता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जज होती है। अगर कोई कुरीति होती है, स्टेट यानी कि देश में पार्लियामेंट भी लॉ पास कर सकती है और कोर्ट का भी जो पावर है वो भी गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पावर तो दोनों के पास है। आज की तारीख में मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट को अपना निर्णय करना है। केंद्र सरकार को जो भी करना होगा वो जरूर करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पृश्यता, बाल विवाह या हिंदुत्व के भीतर चल रही अन्य सामाजिक बुराइयों को सुप्रीम कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकता। कोर्ट इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये टकराव समुदाय में ही महिलाओं और पुरुषों के बीच है। इसकी वजह यह है कि पुरुष कमाने वाले हैं,
ज्यादा शिक्षित हैं? अगर तलाक के 3 तरीकों को खत्म किया जाता है तो केंद्र इसके लिए प्रक्रिया बनाएगा या कानून बनाएगा? एक समुदाय ये निर्णय नहीं कर सकता कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ पर्सनल लॉ को जारी रखा जाए या फिर नहीं। मामला मर्द और औरत के बीच शक्ति संतुलन के मोलभाव का नहीं है। ये 1400 सालों की परंपरा नहीं, बल्कि 1400 साल से चलता आ रहा उत्पीड़न है। जहाँ तक परंपराओं की बात है तो सती प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह पर रोक जैसी परंपराएं खत्म की गईं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उदाहरण के तौर पर संविधान कहता है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से किसी भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है, लेकिन कोई ताजमहल में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर अरुण जेटली के अवमानना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेटली के वकीलों और अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। जेठमलानी लगातार अपने सवालों से अरुण जेटली के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो किसी भी तरह से जायज नहीं था, जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने गहरा ऐतराज जताया। जेठमलानी जिस तरह से अरुण जेटली को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो केस नहीं बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हों। केजरीवाल अवमानना मामले में वकील राम जेठमलानी की दलीलें निजी स्तर पर तीखी होती जा रही हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख को अरुण जेटली को दिखाया और पूछा कि क्या आपने इसे पढ़ा है? तो अरुण जेटली के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन जेठमलानी यहीं पर नहीं रुके और कहा कि अरुण जेटली चोर हैं और वो इसे साबित करेंगे। लेकिन जेठमलानी के कोर्ट में कहे गए बयान से कहीं न कहीं साफ हो जाता है कि जेटली से उनकी निजी खुंदक है। जेठमलानी ने कहा कि काले धन लाने में उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी, अरुण जेटली ने उस पर पानी फेर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जेटली के प्रति जेठमलानी की ये नाराजगी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त की है, जब राम जेठमलानी को हटाकर अरुण जेटली को कानून मंत्री बना दिया गया था। जेठमलानी पहले भी सार्वजनिक तौर पर अरुण जेटली के खिलाफ बयान देते रहे। एपीएन से खास बातचीत में भी राम जेठमलानी ने अरुण जेटली को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। जब उनकी फीस को लेकर विवाद हुआ था तो जेठमलानी ने कहा था कि मैं केवल अमीरों से फीस लेता हूं, गरीबों के लिए मैं फ्री में काम करता हूं। ये सब अरुण जेटली की ओर से किया गया है, जो मेरे सवालों से डर गए। सुनवाई के दौरान भी जेटली के वकीलों ने कहा कि जेठमलानी अपमानजनक सवाल कर रहे हैं और उन्हें खुद को अप्रासंगिक सवाल पूछने से संयमित रहना चाहिए। ये मामला अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल है और ये राम जेठमलानी बनाम अरुण जेटली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो टाइम्स नाउ के पूर्व पत्रकार अब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी मुश्किल में फंस सकते हैं। टाइम्स ग्रुप ने अर्नब गोस्वामी पर कंटेंट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने 2 बड़े खुलासे करने का दावा किया था। रिपब्लिक टीवी ने ऑडियो टेप्स के जरिए दावा किया था कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जेल में बंद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से बातचीत कर रहे हैं। कथित टेप में शहाबुद्दीन लालू से सिवान के एसपी को हटाने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी ने सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मृत्यु पर भी कथित ऑडियो टेप्स के जरिए खुलासा करने का दावा किया था। इसमें रिपब्लिक टीवी की पत्रकार प्रेमा श्रीदेवी की सुनंदा पुष्कर से बातचीत दिखाई गई थी। जिस समय यह बातचीत हुई थी उस समय प्रेमा श्रीदेवी और अर्नब गोस्वामी दोनों ही टाइम्स ग्रुप के पत्रकार थे और उन्हीं के पास ये पूरी कंटेंट था और इस वजह से ये ऑडियो टेप्स जब टाइम्स नाउ के थे और उसको उठाकर जिस तरह से रिपब्लिक टीवी पर दिखाया गया, इसको लेकर टाइम्स नाउ ने गहरी नाराजगी जताई है और टाइम्स नाउ की मदर कंपनी बीसीसीएल ग्रुप ने अर्नब पर कंटेंट चोरी के आरोप लगाए हैं और बीसीसीएल ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अर्नब और प्रेमा श्रीदेवी पर कॉपीराइट्स का उल्लंघन करने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। भारत एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की सदस्यता की राह आसान करने के लिए रूस पर दबाव बना रहा है। रूस के सहयोग से बना कुदनकुनलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अगले चरण के निर्माण के लिए करार करने में भारत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात के पहले रूस इस सिलसिले में भारत की पहल की उम्मीद कर रहा है, लेकिन भारत ने इशारों में कह दिया है कि एनएसजी की सदस्यता न मिलने की सूरत में वो अपना स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाने को मजबूर हो जाएगा।
एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से पीएम मोदी ने कई विदेश यात्राएं की। वहीं अमेरिका समेत यात्रा पर आए कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस मामले में भारत का समर्थन भी किया, लेकिन सारी कोशिशें चीन की वजह से ढाक के तीन पात ही रहीं। चीन इस मामले में टस से मस होने को तैयार नहीं। वो परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत न करने वाले देशों को सदस्यता देने की प्रक्रिया को लेकर अड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब भारत इसके लिए रूस पर दबाव बनाने में जुट गया। समझा जा रहा है कि भारत की सदस्यता के लिए चीन को राजी करने के लिए रूस अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारत का मानना है कि अगर रूस चाहे तो चीन भारत की सदस्यता के लिए मान जाएगा। तो वहीं रूस कुदनकुलम प्रोजेक्ट के 5वें और 6ठे रिएक्टर के निर्माण के लिए भारत के साथ करार करने के लिए बेकरार है। भारत रूस की इस बेकरारी को समझते हुए रूस से ये मदद हासिल करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में मुद्दा उठाया, लेकिन भारत ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, बल्कि ये संदेश दिया कि एनएसजी की सदस्यता न मिलने की सूरत में वो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाने के लिए बाध्य हो जाएगा। रूस की असली तकलीफ अगले महीने पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर है। उसकी कोशिश है कि इस मुलाकात से पहले भारत करार को लेकर अपना रुख साफ कर दे, वरना इस मुलाकात की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। पिछले 6 महीने से रूस भारत को एमओयू साइन करने के लिए मनाने की कोशिश में जुटा है, पर उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। ये एमओयू पिछले साल गोवा में ब्रिक्स समिट में ही साइन होना था। बाद में कहा गया कि इसे 2016 के अंत तक साइन कर लिया जाएगा, लेकिन 2017 भी तकरीबन आधा बीत चुका है और भारत अपने रुख पर अड़ा है। तो वहीं रूस का मानना है कि भारत ने दलाई लामा को अरुणाचल दौरे पर बुलाकर मामले को और जटिल बना दिया। दलाई लामा पर भारत के रवैये से चिढ़ा हुआ चीन अब अपना रुख और कड़ा कर सकता है। इसके अलावा चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए भारत का विरोध भी एक बड़ी अड़चन है। भारत पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले इस आर्थिक कॉरिडोर को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत अपना दबाव बनाए हुए है। हालांकि साफ नहीं कि भारत ने दबाव फ्रांस और अमेरिका पर बनाया है कि नहीं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि व्यावसायिक मामले को लेकर कूटनीतिक मकसद हासिल करने की कोशिश कितना रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और गौरतलब है कि 29 मई से प्रधानमंत्री मोदी रूस, जर्मनी और स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं और ऐसे में लग रहा है कि रूस और भारत बैठकर इस पूरे मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। चीन की बात करते हैं। चीन ने साउथ चाइना सी के एक विवादित चट्टान पर रॉकेट लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसका मकसद वियतनाम के सैन्य गोताखोरों को इस जगह से दूर रखना है। चीन के एक सरकारी अखबार ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीपों से सैन्य निर्माण और सैन्य गतिविधियों को लेकर चीन के आक्रामक रवैये का अमेरिका के साथ भारत भी विरोध करता रहा है। चीन के एक सरकारी अखबार के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में रॉकेट लॉन्चर्स तैनात कर दिए गए। हालांकि इससे पहले पेइचिंग ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर के कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य निर्माण सीमित मकसद से कराया जा रहा है और इसका किसी तरह से कोई और इस्तेमाल नहीं होगा और इसका इस्तेमाल चीन केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। बात इतिहास की करते हैं। देश की बात में हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन का क्या महत्व है, देखते हैं। 17 मई 1540 में कन्नौज की लड़ाई में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था। 17 मई 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। 17 मई 1951 में देश के मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म हुआ था और 17 मई 1978 में मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का चुराया हुआ ताबूत खोज लिया गया था। उन्हें मरने के बाद जिनेवा झील के पास दफनाया गया था, लेकिन 2 चोरों ने उनके ताबूत को वहां से खोद कर चुरा लिया था। और 17 मई 2002 में पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल का अपहरण उस समय किया गया था जब वो 2002 में एक स्टोरी को लेकर कराची में थे। और आज हिंदी सिनेमा के नामी गिरामी निर्देशक का जन्मदिन है, जिसने अमिताभ बच्चन को बिग बी बनाया। आज प्रकाश मेहरा का पुण्यतिथि है।
कभी सिर्फ 13 रुपए लेकर बरेली से मुंबई पहुंचे प्रकाश मेहरा ने 1959 में उजाला और 1962 में प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में शुरुआत की, लेकिन निर्देशक बनने का उनका सपना 1968 में हसीना मान जाएगी फिल्म के साथ पूरा हुआ। शशि कपूर के डबल रोल वाली ये फिल्म कामयाब रही और इसके बाद 1971 में मेला और 72 में समाधि की कामयाबी ने उन्हें फिल्म जगत में बतौर निर्देशक स्थापित कर दिया। 1973 न सिर्फ प्रकाश मेहरा बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी साल प्रकाश मेहरा ने जंजीर फिल्म की शुरुआत की, जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का पूरी एक छवि दी। राजकुमार ने लीड रोल ये कहकर ठुकरा दिया था कि उन्हें प्रकाश बालों में जो तेल लगाते हैं वो पसंद नहीं है, तो धर्मेंद्र ने मुमताज के साथ लेने की जिद की, जिसकी वजह से डेट की कमी भी उन्होंने बता दी। इलाहाबाद जाने की तैयारी कर चुके अमिताभ बच्चन को ये मौका मिला और इंडस्ट्री को अपना महानायक एंग्री यंग मैन के रूप में मिल गया। फिर प्रकाश ने सिर्फ उजाला देखा। प्रकाश और अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक साथ हिट फिल्में दी हैं, जिनमें से जादूगर को छोड़कर 6 फिल्में खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी सुपर डुपर हिट रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन का मुकद्दर लिख दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया इस सिकंदर का कि मुकद्दर ही इसे धोखा दे गई। 1996 में मशहूर अभिनेता राजकुमार के बेटे पूरू राजकुमार को लेकर बाल ब्रह्मचारी उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म नाकाम रही। बतौर निर्देशक यह उनकी आखिरी फिल्म थी। प्रकाश मेहरा की कुछ खूबसूरत फिल्मों के साथ आपको छोड़ जाते हैं आज, और देश की बात में आज बस इतना ही। पर एपीएन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।